हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 मानव बस्तियाँ को पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती है। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है गांव कहलाती है। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं जो इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पश्च भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत के कुछ 100 घरों से युक्त सहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी है। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। सुरक्षा संबंधी कारक चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। बृहत तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जाता है: गुंचित, संकुलित अथवा आंकेद्रित। इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका? झुंड के रूप में अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। पल्लीकृत का मतलब क्या हो जाएगा? गली के रूप में परिक्षेपित अथवा एकाकी। गुच्छित बस्तियां मतलब झुंड के रूप में। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि आयताकार, अरेखिक इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। यह आपको दिखाया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में गुंचित बस्तियां कैसे झुंड के रूप में है आपका देखिए। गुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षेपित बस्ती के किसी सीमित
क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहत गांव के संपृथकरण संपृथकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। अर्धगुच्छित बस्तियों को दिखाया गया है, ये थोड़ा डिस्टेंस है गुच्छित बस्तियां से। पल्ली बस्तियां मतलब गली के रूप में। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढानी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का एक ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। परिक्षेपित बस्तियां। भारत में परिक्षेपित अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों तथा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। नागालैंड में प्रक्षेपित बस्तियों को दिखाया गया है। पहाड़ जस्ट लाइक पहाड़ है आपका, पहाड़ों पर बस्ती। नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहत और विशाल आकार की होती है। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है, अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और वे परस्पर भी जुड़े होते हैं। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में नगरों की परिभाषा देख सकते हैं। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद समय नगरों का विकास साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ावों से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरै देश में प्राचीन नगरों के कुछ उदाहरण हैं। मदुरै कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। मध्यकालीन नगर। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए। अंग्रेजों के बाद 3 मुख्य नोडों मुंबई, बम्बई, चेन्नई, मद्रास और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। ये आपका दिखाया गया आधुनिक शहर का एक दृश्य को दिखाया गया है।
अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। जमशेदपुर आपका झारखंड। यह आपका दिखाया गया है भारत नगरीकरण की प्रवृत्तियां 1901 से 2011 को दिखाया गया है। नगरों, नगरीय संकुलों की संख्या को दिखाया गया। नगरीय जनसंख्या हजारों में दिखाया गया है। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत में दिखाया और 10 की वृद्धि को दिखाया। 1901 में दिखाया गया है 1827 था और नगरीय जनसंख्या कितना था 25,851.9। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.84। 10 की वृद्धि यहाँ पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट ही है। फिर आप लोग लास्ट में देखिएगा 2011 में कितना है 6,171। 3,77,000 है आपका नगरीय जनसंख्या हजारों में। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 31.16% है। 10 की वृद्धि कितना हुआ 31.8 हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश की बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ। चंडीगढ़ आपका हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों का प्रशासनिक केंद्र है। भुवनेश्वर हो गया आपका उड़ीसा, गांधीनगर गुजरात, दिसपुर हो गया असम, नहीं दिसपुर हो गया आपका, दिसपुर हो गया असम, क्या हो गया दिसपुर हो गया असम। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दुर्गापुर कहाँ है वेस्ट बंगाल में है। भिलाई कहाँ है आपका छत्तीसगढ़ में है। और सिंदरी कहाँ है आपका, सिंदरी हो गया आपका झारखंड और बरौनी हो गया आपका बिहार। भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रक्रियाओं में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार्य करता है। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासन शहर और नगर। उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर और चेन्नई इत्यादि। हरियाणा प्लस पंजाब दोनों का प्रशासनिक राजधानी है चंडीगढ़। नई दिल्ली दिल्ली का है। भोपाल एमपी का है, मध्य प्रदेश। शिलांग कहाँ का हो जाएगा, शिलांग हो जाएगा मेघालय का, मेघालय। गुवाहाटी असम। इम्फाल कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। गांधीनगर गुजरात। जयपुर राजस्थान। चेन्नई तमिलनाडु। औद्योगिक नगर मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर,
जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। सेलम हो गया आपका तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु, मोदीनगर कहाँ है? तो ये आपका है मोदीनगर यूपी, जमशेदपुर झारखंड, हुगली वेस्ट बंगाल, भिलाई हो गया छत्तीसगढ़। परिवहन नगर, ये पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियाँ जैसे धूलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। कांडला आपका गुजरात है, कोच्चि और कोझिकोड केरल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। धुलिया आपका कहाँ हो जाएगा? धुलिया है आपका धुलिया कहाँ क्या बताइए? वेस्ट बंगाल। मुगलसराय आपका हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया। इटारसी और कटनी हो गया मध्य प्रदेश में। स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट हुआ था? यह आपका 25 जून 2015। टोटल 100 शहरों को स्मार्ट बनाना था और बिहार में चार स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कौन कौन सा शहर था? पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना और जो आधारभूत सुविधा साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। वाणिज्यिक नगर, व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ उदाहरण है। सतना हो गया आपका एमपी। खनन नगर, ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज वेस्ट बंगाल, झरिया झारखंड, डिगबोई असम, अंकलेश्वर, कहाँ हो गया? गुजरात। सिंगरौली कहाँ हो गया आपका? एमपी। गैरीसन छावनी नगर, इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। अंबाला हो गया आपका कहाँ? हरियाणा। जालंधर पंजाब। महू आपका कहाँ हो जाएगा? एमपी। बबीना यूपी। उधमपुर जम्मू कश्मीर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। वाराणसी मथुरा हो गया यूपी, अमृतसर हो गया पंजाब, मदुरै कहाँ हो गया? तमिलनाडु में, पुरी हो गया उड़ीसा, अजमेर और पुष्कर कहाँ हो गया? राजस्थान में, तिरुपति कहाँ हो गया आपका? तिरुपति कहाँ? आंध्र प्रदेश, कुरुक्षेत्र हो गया हरियाणा, हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड, उज्जैन आपका एमपी। शैक्षिक नगर,
मुख्य परिसर नगरों में कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। रुड़की कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। वाराणसी और अलीगढ़ आपका यूपी। पिलानी आपका राजस्थान। इलाहाबाद यूपी। एक अभी नया है कोटा, कोटा राजस्थान में पढ़ाई के लिए। पर्यटन नगर नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडलम, ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान है। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। आपका नैनीताल मसूरी कहाँ है आपका? ये आपका उत्तराखंड। शिमला कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। जोधपुर जैसलमेर आपका राजस्थान। उडगमंडलम ऊटी जो है आपका तमिलनाडु में। माउंट आबू आपका राजस्थान में। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने में बहु प्रकार्यात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने अंतर्ग्रंथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कौन सा? भोपाल, एमपी। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिपित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? गंगा का जलोढ़ मैदान। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? कौन सा हो जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। पहले दिल्ली था, लेकिन दिल्ली से आगे मुंबई निकल गया है। ये चैप्टर कैसा लगा दोस्तों? अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा चैनल न्यू है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।